नमस्कार, एनडीटीवी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नगमा। दुनिया भर की खबरें लेकर हम हाजिर हैं अगले आधे घंटे। सबसे पहले हमारी लीड स्टोरी कि कैसे पाकिस्तान अपने ही घर में हर तरफ से घिरा हुआ है और भारत के साथ कोई भी लड़ाई उसके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अंदरूनी परेशानियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन इसके साथ साथ एनडीटीवी दुनिया में देखेंगे और भी रिपोर्ट्स, देखेंगे कि क्यों बांग्लादेश में हो रही है एक तरह की नोटबंदी, क्यों करेंसी बदली जा रही है और एक नोटबंदी जैसा माहौल है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट स्वीडन से, वहां पर 3 लोगों की सरेआम हत्या एक मास किलिंग में सड़कों पर किसने और क्यों की। और इसके साथ साथ कनाडा की रिपोर्ट, जीत के बाद मार्क कार्नी ने ट्रंप को लेकर क्या चेतावनी दी है और आखिर में कहां मिले ज़करबर्ग और सत्या नडेला। तो शुरुआत करते हैं हमारी लीड स्टोरी से, जो है भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद बहुत बुरी तरह से घिरा है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान क्या करेगा, ये सोचना भी उसे भारी पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ही उसके खिलाफ कई मोर्चे खुले हुए हैं। बलूचिस्तान पहले से ही अलग होने के लिए तैयार बैठा है। अफगानिस्तान पर की सीमा जो है, वहां पर झड़पें हो रही हैं और टीटीपी से लगातार परेशान कर रहा है। ऐसे में वहां से पाकिस्तान अपनी फौजें हटाए तो मुसीबत कहीं और न बढ़ जाए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ये बात पक्की हो गई कि पाकिस्तान से आतंकियों का भेजा जाना जारी है और पाकिस्तान से गाहे बगाहे धमकी भरे बयान आ रहे हैं। लेकिन अगर हालात का जायजा लें तो साफ हो जाता है कि ये धमकियां सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं। पाकिस्तान खुद अंदर से इतना खोखला हो चुका है कि वो अपने आप को संभाल ले तो बड़ी बात है, किसी से भी मुकाबला करने की हालत में कतई नहीं। वहाँ की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है। इसे किनारे भी रख दें तो पाकिस्तान अंदर से ही कई तरफ से घिरा है और अगर उसकी फौज भारत का सामना करने सरहद पर आएगी तो उसके अंदर ही बगावतें उबल पड़ेंगी। देखते हैं कि पाकिस्तान को कितने मोर्चों पर चुनौती मिल रही है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं हैं और उसकी सरहद पर पाकिस्तानी सेना की 2 कोर तैनात है। अब अफगानिस्तान की सीमा से उन फौजियों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लाया जा रहा है। ऐसा होने पर जाहिर है कि अफगानिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी सुरक्षा कमजोर होगी और अफगानिस्तान के हमले बढ़ेंगे। उधर डरे हुए पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में वायुसेना के विमानों को तैनात किया है। वहां F-16 विमान से कॉम्बैट पेट्रोलिंग की जा रही है। पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान को संभाले है और वहां से फौज बुलाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान में फौज हटी तो उसके टूटने का बड़ा खतरा है। पहले से ही बलूच सेना मौके की तलाश में है और ये उसके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। यही नहीं, कंगाल पाकिस्तान के पास गोला बारूद की भी कमी है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग में मुनाफा कमाना अब महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि उसने यूक्रेन को 155 मिलीमीटर तोप के गोले बेचे। अब खुद जरूरत पड़ी तो तोप के गोलों की कमी है और इतनी जल्दी नया स्टॉक तैयार करना बहुत मुश्किल। हथियार और उपकरणों के लिए अब चीन और तुर्की से उम्मीद लगाए बैठा है पाकिस्तान। भारत के एक और फैसले से पाकिस्तान की रणनीतिक मुश्किलें बढ़ेंगी। सिंधु जल समझौते का स्थगित होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। भारत पानी छोड़ने की जानकारी पाकिस्तान को नहीं देगा, जिससे उसके टैंकों की आवाजाही मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान नदी किनारे के रास्ते से अपने टैंक नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसे ये जानकारी नहीं होगी कि कब सूखा होगा और कब पानी छोड़ने से बाढ़ आ जाएगी। इन सब बातों के अलावा पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तो कश्मीरी लोगों के रवैये से लगा है। पाकिस्तान ने सोचा था कि उसे कश्मीर से समर्थन मिलेगा, लेकिन कश्मीरियों ने बड़े एक्शन की मांग की है। हमले के बाद पूरे कश्मीर में आक्रोश का माहौल है। पाकिस्तान के खिलाफ अब कश्मीर में लोग एकजुट हैं और पाकिस्तानी साजिश को वहां के ही लोग बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान ऐसी दयनीय हालत में है कि आने वाले कुछ दिन उसके लिए और मुश्किल होंगे। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तिलक देवाशेर, जो लेखक हैं और सदस्य हैं नेशनल
NSAB के यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तिलक देवाशीर ने पाकिस्तान पे जो किताबें लिखी हैं वो बहुत ही ज़रूरी किताबें हैं, और हाल में उन्होंने बलूचिस्तान पे भी किताब लिखी है जिसका नाम है द बलूचिस्तान कनंड्रम, और साथ ही उन्होंने लिखा है पाकिस्तान कॉटिंग द एबिस, और कई किताबें और भी हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम अंदरूनी चुनौतियों की बात कर रहे हैं उसमें बालूचिस्तान में जो चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए है। द बलूचिस्तान कनंड्रम आपने किताब लिखी हाल में, वहाँ पर जो स्थिति है लगातार किस तरह की समस्या रही है और उसको संक्षेप में हम कैसे समझ सकते हैं इस वक्त वहाँ जो हालात हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने शो पे बुलाया। तो एक्चुअली पाकिस्तान, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा था, मसाइल से घिरा हुआ है। अगर हम सिक्योरिटी का मसाइल देखें तो बलूचिस्तान में एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, 2004 से चल रही है। इनफैक्ट एक 1948 से एक्चुअली चल रही है, और जब भी बलोच स्ट्रांग होते हैं तो दे ओपन इंसर्जेंसी में ब्रेकआउट कर लेते हैं। तो आज की जो इंसर्जेंसी है वो 2004 से चल रही है, 20 साल हो गए उसको, और पिछले 3-4 सालों में उसने ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की है। जी। जैसे आपने कहा, अफगानिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसकी भी जंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। और वो फाटा के रीजन में जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया था पहले, अब KPK में, अब साउथ पंजाब में भी उनकी प्रेजेंस पाई जाती है। गिलगित बाल्टिस्तान और POK भी लोगों में बड़ा आक्रोश है। वहाँ की जो अवामी एक्शन कमेटी है वो प्रोटेस्ट कर रही है जिस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, और उनको जो उनका पानी का मसला है, उनका अनाज का मसला है। और सिंध में भी बहुत आक्रोश है, क्योंकि जो पंजाब चाह रहा था कि जो सिंधु नदी है उससे 6 और कैनाल निकालें, जिससे सिंध के पानी में बहुत बुरा इफेक्ट होगा। तो वो दे बीन प्रोटेस्टिंग रेगुलरली। जी जी। छोटे छोटे जो इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की गई अभी, उसका असर खास करके वहाँ पर जो पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक सिचुएशन है उसको और किस तरह से बिगाड़ता है? एक्चुअली बंद नहीं की गई, इट हैज बीन हेल्ड इन अबेयंस। जी। ट्रीटी तो नहीं हमने पूरी तरह से बंद की। उससे मेन इफेक्ट जो पड़ता है कि जो हम पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन देते थे कि कितना फ्लोज आज की तारीख में आ रहा है, या कितना पानी वहाँ से गुजरने वाला है, जिससे एग्रीकल्चर की प्लानिंग में मदद मिलती है। क्योंकि ख़ास तौर पे जब आप सोइंग कर रहे हैं, आपने जो बोना है अपना क्रॉप्स, या उसको सेकेंड पानी देना है या थर्ड पानी देना है, उससे उसकी इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिलेगी। उनको पता नहीं अब कब पानी आएगा, कब पानी बंद हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, और इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी से पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल साइकिल है उसको बहुत बुरा इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जी। और सिंध एक्चुअली मसला ये है कि पाकिस्तान ने जो अपनी वाटर मैनेजमेंट की है पिछले 70 सालों में, वो इस बुरी तरह से की है, क्योंकि आपको याद होगा इंडस वाटर ट्रीटी का 80% जो पानी है इंडस, झेलम और चेनाब में, वो पाकिस्तान को मिला था। उसके ऊपर से $162 बिलियन इंडिया ने पाकिस्तान को दिए कि वो अपना डैम्स और वो बना सके। मगर उसने इतनी बुरी तरह से मैनेज किया है अपने पानी को कि आज की तारीख में पाकिस्तान ऑलमोस्ट एक वाटर स्केर्स कंट्री बनने लगा है। और ये देख रहे हैं हम कि ये जो हालात हैं वो बदतर हो रहे हैं। मैंने आपसे पहला सवाल भी बलूचिस्तान को लेकर पूछा था, और आपकी किताब का जिक्र किया, बलूचिस्तान कनंड्रम, जो आपने लिखी किताब। आपने भी बताया कि ये समस्या धीरे धीरे और ज़्यादा गंभीर हुई है। इस वक्त जो पाकिस्तान में मुश्किल है उसमें बलूचिस्तान में जो एक मूवमेंट चल रहा है वो कितना बड़ा खतरा पोज कर सकता है, उसकी इस वक्त क्या स्थिति है? हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे वो बलूच लिबरेशन आर्मी जो है और वहाँ पर जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो और भी ज़्यादा इस ताकतवर हुए हैं और सामने आए हैं। जी, तो जैसे मैंने कहा, पिछले 3-4 सालों में जो बलोच आर्म्ड ग्रुप्स हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी है, बलोच रिपब्लिकन आर्मी है,
अब इन्होंने क्या किया है कि ये सारे लोग मिलकर उन्होंने फैसला किया कि जो भी अटैक्स करेंगे, अभी तक तो वो इंडिविजुअल ग्रुप्स में अपने अपने इलाके में अटैक्स कर रहे थे। अब इन्होंने कहा है कि हम यूनाइटेडली प्लानिंग भी करेंगे और यूनाइटेडली अटैक्स भी करेंगे, और उन्होंने अपने आर्मी का बलोच नेशनल आर्मी का दिया। अच्छा, ये तो फ्रीडम फाइटर्स है, मगर पाकिस्तान अफगानिस्तान बलूचिस्तान में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि सिविल सोसाइटी मूवमेंट, जो पहले लोग इतना प्रोटेस्ट नहीं करते थे, अब एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी मूवमेंट और जो महिला जिनको लीड कर रही है जी, वो सामने आई है पिछले 2-3 सालों में। और वो एक्चुअली बलोच की बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, महिलाएं घर में ही रहती है, मगर ये महिलाओं को बाय फोर्स बाहर आना पड़ा, क्योंकि इनके जो फादर्स हैं या ब्रदर्स हैं, जो बेटे हैं, उनको उठा लिया गया है, टॉर्चर किया गया है, मिसिंग पर्सन्स के वो हो गए हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने डॉक्टर मेहरान बलोच का नाम सुना होगा, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। तो एक तरफ से फ्रीडम फाइटर्स बड़े स्ट्रांग हो गए और दूसरी तरफ से एक स्ट्रांग सिविल सोसाइटी मूवमेंट आगे आई है। तो कॉम्बिनेशन में ये पाकिस्तान के मसाइल और भी बढ़ा देते हैं। खास करके ऐसे वक्त में ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ये एक बड़ा ख़तरा है, क्योंकि न सिर्फ जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बल्कि जो औरतें हैं, जो सिविल सोसाइटी है, वो भी इस मूवमेंट में अब जुड़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका तिलक देवाशेर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर बात करने के लिए कि पाकिस्तान इस वक्त जो अंदरूनी हालात है उसमें कहाँ कहाँ किन मोर्चों पर घिरा हुआ है। वैसे पहलगाम के हमले के बाद पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है कि उसके उप प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक अजीबो गरीब दावे कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, अटपटे बयान दे रहे हैं। उन्हें इस बात का डर भी है कि भारत बहुत जल्द हमला करने वाला है और भारत पर हुए हमले को वो ड्रामा बताते हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान एक नई झूठ के साथ दुनिया के सामने आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने एक नया शिगुफा छोड़ा। पाकिस्तान का कहना है कि ये सब भारत का ड्रामा है, पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं। डार ने अपने बयान में भारत पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए। डार ने पानी की जंग का आरोप लगाया और कहा सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का बहाना है पहलगाम हमला। पुलवामा अटैक का जिक्र किया और कहा आर्टिकल 370 हटाने के लिए शायद किया गया पुलवामा। पिछले कई दिनों से दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियंत्रण रेखा पर फायरिंग भी हो रही है। इन सब के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और क्या भारत अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर किसी तरह की जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे ही संकेत पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने ताजा बयानों में दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने खाड़ी के देशों और चीन से बात की है, साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका समेत अन्य देशों को भी हालात से वाकिफ कराया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि पाकिस्तान ने दोस्ताना देशों से हालात को टालने के लिए संपर्क किया है। हालांकि भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3 बजे सूचना मंत्री तरार ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो डाला और एक पोस्ट भी डाली। तरार ने लिखा, पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम की घटना को बहाना बनाकर अगले 24 से 36 घंटों के बीच फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी किस्म के हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। क्षेत्र में संभावित विनाशकारी परिणामों की जिम्मेदारी भारत पर होगी। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान का यह भी कहना है कि वो युद्ध टालने के लिए दूसरे देशों की मदद भी ले रहा है। दक्षिण एशिया मामलों के जानकार माइकल कुगलमैन ने न्यूज़वीक में लिखे एक आर्टिकल में कहा है कि पहलगाम हमला खेल के नियम बदलने वाला है। ये 2008 में मुंबई में हुए हमलों के बाद से भारत में नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला है। हमले के निशाने और पैमाने को देखते हुए ये निश्चित है कि भारत ताकत के साथ जवाब देगा। वियतनाम अपने एकीकरण की 50वीं सालगिरह बना रहा है। वियतनाम युद्ध के दौरान इस्तेमाल की गई एक सुरंग तक पहुंचे हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। वो दे रहे हैं पूरी जानकारी सुरंग के बारे में। को अब समय है इस पहले टनल में उतरने का, जो कि एक कुएं को ले जाता है। 10 मीटर लंबा ही ये टनल है, तो इसमें जाकर हम आपको इसका अनुभव जो है वो साझा करते हैं। और ये कुछ इस तरह का टनल है जिसके अंदर मैं अभी जा रहा हूँ। और ये टनल जो है वो वियतनामी
सेना जो है उसने युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया। इसमें वो छिपते भी थे। इसके अलावा यहाँ खाना और रसद जो है उसका भी जमावड़ा होता था, उसका भंडारण होता था, और साथ ही साथ जो है वो हॉस्पिटल के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता था। और यहाँ जो है वो कुआं है जिससे यहाँ पानी जो है वो आपूर्ति होती थी ताकि खाना बनाया जा सके। अब साथ ही जो है अब इसके बाद जो है ये दूसरा अंदर टनल के भीतर जिसमें बिल्कुल बैठ के जाना पड़ रहा है। और थोड़ी सी रोशनी यहाँ अंदर दिख रही है जिसमें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे इससे एक तरह से क्रॉल करके जो है वो जाना पड़ता है। ये इस तरीके से इंसान को इस टनल के अंदर से निकलना पड़ता है। ये 10 मीटर लंबा ही टनल बताया गया है। और अब बाहर जैसे आए तो उसके बाद जो है वो काफ़ी जो है खुली सांस, खुली हवा, और अंदर हवा की भी किल्लत होती थी उस समय, और इस वजह से भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था वियतनामी सेना को, उत्तरी वियतनामी सेना को, जो दक्षिणी वियतनामी सेना और अमेरिकी सेना के साथ लड़ रही थी। तो ये थी उमा शंकर की रिपोर्ट वियतनाम के एक सुरंग से। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात बांग्लादेश की, जहां पर बाजारों से टका नदारद है। जी हाँ, वहां करेंसी नोटों की किल्लत हो गई है, क्योंकि पुराने सारे नोटों में बांग्लादेश के राष्ट्रपति या बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर थी, लेकिन नई अंतरिम सरकार शेख मुजीब के सारे निशान मिटाने पर तुली है। इसलिए पुराने नोट गायब हो गए हैं और नए छपने में भी वक्त लगेगा। इसलिए बांग्लादेश की जनता फिलहाल टके टके की मोहताज हो गई है। बांग्लादेश में ऐसे ही कम संकट नहीं, एक और परेशानी ने उसे आ घेरा है, या यूं कहें कि ये मुसीबत उसने खुद मोल ले ली है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को पुराने नोट अखर रहे थे, क्योंकि उस पर बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर थी। लिहाजा वो नोट छपने ही बंद हो गए। और हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि पुराने नोट वापस ले लिए गए हैं। नतीजा ये हुआ है कि बाजारों से और लोगों के पास से नोट गायब हो गए हैं, और नोटों की किल्लत से सभी परेशान हैं। बांग्लादेश के रिजर्व बैंक को अब 15,000 करोड़ टके के पुराने करेंसी नोट निपटाने की चुनौती खड़ी हो गई है। साथ ही नए नोट छापकर जल्द से जल्द लोगों तक लाना भी आसान काम नहीं। अंतरिम सरकार, जो शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर काबिज हुई थी, वो लगातार शेख मुजीबुर रहमान की विरासत और उनका नाम मिटाने की कोशिश में लगी हुई है। वैसे तो ग्रामीण बैंक के लिए मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन आर्थिक मामलों के जानकार ने अपने सियासी पूर्वाग्रहों के लिए लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। और स्वीडन के शहर उपासला में कल गोली मारने की घटना में जिन 3 लोगों की हत्या हुई, उसमें हमलावर को आज गिरफ्तार किया गया है। स्टॉकहोम के नजदीक उपासला में कल हुए हमले में मरने वाले तीनों लोगों की उम्र 15 से 20 साल के बीच थी। पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपी की उम्र भी 18 साल से कम है। पुलिस का मानना है कि गोलीबारी की यह घटना गैंग वॉर का हिस्सा है। कम उम्र के लोगों की गैंग वॉर की समस्या हाल के बरसों में स्वीडन में बढ़ी है, और अब इससे निपटने के लिए सरकार एक कानून ला रही है, जिसके तहत पुलिस 15 साल से कम उम्र के नौजवानों के फोन सुन सकेगी। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें वॉर जोन से। रूस ने कहा है कि उसने मंगलवार को यूक्रेन के एक लड़ाकू जेट Su-27 और करीब 190 ड्रोन मार गिराए हैं, और उसकी फौज ने यूक्रेनी सेना के कई हमलों को नाकारा करते हुए सुमी, खार्किव, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन की तरफ हमले किए। जबकि यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के कुर्स्क इलाके में जंग जारी है। यूक्रेन ने कहा कि 178 जगहों पर झड़पें हो रही हैं और उसने कई रूसी हमलों को नाकाम किया है।
और आज गाजा पट्टी पर फिर कई इजरायली हमले हुए और दूर से ही गाढ़ा काला धुआं दिखाई दिया। पिछले महीने सीज फायर खत्म होने के बाद इजरायल ने रोजाना गाजा पर बमबारी जारी रखी है। गाजा के अंदर 60 दिनों से खाना, पानी, दवाएं और ईंधन नहीं जा पा रहे और वहां के 20 लाख लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की अपीलों के बावजूद इजरायल ने अब तक कोई रियायत नहीं की है। और सूडान की जंग अभी थमी नहीं, लेकिन काहिरा से लाखों विस्थापित लोग अपना साजो सामान लिए अपने घर की उम्मीद में वापस लौट रहे हैं। उम्मीद इस बात की कि 2 साल से चल रहे संघर्ष के बाद भी उनका घर सही सलामत मिलेगा। राजधानी खार्तूम में एक बार फिर सेना का कब्जा हो गया है। संघर्ष के दौरान 1 करोड़ 30 लाख लोग अपना घर बार छोड़ के भागे थे, जिनमें से 40 लाख लोगों ने पड़ोसी देशों में पनाह ली थी। इनमें से 15 लाख लोग मिस्र गए थे, जो अब शांति की उम्मीद लिए लौट रहे हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें दुनिया के कोने कोने से। कनाडा की लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री बन गए हैं और उनकी इस जीत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की अहम भूमिका रही, जिसके बाद कनाडा के लोग कार्नी की पार्टी के पीछे मजबूती से खड़े रहे और उनको जीत दिलाई। जीत के बाद मार्क कार्नी ने कनाडा की एकता की तारीफ करते हुए कहा कि वो मजबूती से कनाडा के उसूलों पर कायम रहेंगे और देश के वजूद पर आंच नहीं आने देंगे। चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई प्लेटफॉर्म को अब मेटा चुनौती दे रहा है। मेटा एआई ऐप में बहुत से नए फीचर हैं, जैसे कि वॉइस मोड, जिसके जरिए यूजर्स एआई से बातचीत कर सकेंगे। ये ऐप लॉन्च करते हुए मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने तेजी से विकसित होते हुए एआई और उसकी वजह से बदलती दुनिया के ऊपर बातचीत की। उनकी राय में इसके विकास में अभी कई और साल लगेंगे। तो आज एनडीटीवी दुनिया में इतना ही। नमस्कार।